स्वागत है आप सभी का। वेलकम ऑल। हम हैं अमरनाथ आपके साथ और यह आपका हिंदी अभ्यास आर ओ यूपी पुलिस एग्ज़ाम और उसके अलावा अन्य सभी परीक्षाओं के लिए जो रोज़ हम लाते हैं शाम को 5 बजे, वह आपके सम्मुख रख रहा हूँ। हाजिर हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया है, मस्त हैं, चकाचक हैं। राम राम भैया, राम 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 राम। ढेर सारे मैसेज आपके मिले। आइए आरंभ करते हैं यह बतकही, जिस बतकही में हम आपसे करेंगे हिंदी के कुछ बेहतरीन सवालों की परिचर्चा। तो लेते हैं हमारा आज का पहला सवाल। तैयार हैं? रेडी स्टडी गो। चलिए। कांट बी प्लेड इन बैकग्राउंड। अच्छा, एक मिनट कमेंट नहीं शो हो रहा है। तो ये हमारा रहा आज का पहला सवाल। जिसका पति जीवित हो, वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द आपको जो सुनाई जो समझ में आता हो वो लगाइए। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? अभी तक शेयर ना किया हो क्लास को तो शेयर कर दीजिए अन्य मित्रों के साथ। भैया राम राम बच्चा, खूब खुश रहो, खूब खुश रहो। एक बार राम राम कह दियो बहुत है। तो बेहतरीन सवालों के श्रृंखला में पहला सवाल आप सबके सम्मुख, जिसमें पूछा गया जिसका पति जीवित हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसके लिए एक शब्द होता है बच्चा सधवा। जिसका पति जीवित ना हो, विधुर किसको बोलते हैं? विधुर बोलते हैं जिसकी पत्नी जीवित ना हो। पत्नी जीवित ना हो। अच्छा, विधवा शब्द बड़ा विधुर शब्द बड़ा सोच के बनाया गया है। आप समझिए कि जिंदगी रूपी गाड़ी को चलाने के लिए दो पहिए, पति पत्नी, और जिस पुरुष की पत्नी ना रहे उसकी जिंदगी का धुरा चला गया। धुरा जैसे पहिया नहीं, वो किसी नट में तो कर दिया जाता है, पहिया जिस चीज में लगाया जाता है उसको धुरा बोलते हैं। तो जिस पुरुष के जीवन का धुरा चला जाए वो आदमी विधुर हो जाता है। ये शब्द है विधुर, ये सधवा और ये विधवा। नीरस जिसमें किसी चीज का रस न हो, कोई रस न लगे, उसको नीरस बोलते हैं। आइए दूसरा सवाल है। सिर झुका तूने नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात। दी गई पंक्तियों में आपको जो सा अलंकार लगता हो वो अलंकार लगाइए। बच्चा स्वागत है, सभी का स्वागत है। खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। और अगर अभी तक क्लास को शेयर ना किया हो तो शेयर कर दीजिए अन्य मित्रों में। श्लेष है अभय बाबू, पक्का सोच के लगाओ यार। सिर झुका तूने नियति की मान ली यह बात। वाह वाह वाह, आनंद। काहे भैया, कहाँ हृदय में दर्द समाये बैठे हो। ये रही पुलिस क्लास एंड इट इज लाइव। ये शेयर करने के लिए हम ओपन करें, हाँ तो हमको ऐड दिखाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। डन डन डन। चल बच्चा, आरओ की पुरानी क्लास इसी चैनल पर है सब, आप देखिए उसमें जाइए, दिखेगा सब। सिर झुका तूने नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात। जल जात हृदय को कहा गया। जल माने पानी, जात माने जन्मा, पानी से जन्मा। तो जलजात क्या हो जाएगा? कमल। एक नया पर्यायवाची खोपड़ी में रख लेना। कमल माने जलजात का अर्थ क्या हुआ? कमल। क्या कहा गया कि सिर झुकाकर तुमने मेरी बात मान ली, नियति की बात मान ली, भाग्य की बात मान ली, और इससे तेरा हृदय रूपी कमल मुरझा गया। हृदय रूपी कमल, तो हृदय को कमल कह दिया गया डायरेक्ट। तो जैसे ही हृदय को कमल का रूप दिया गया, ठप्पा मार के रूपक अलंकार लगा दीजिएगा। इसमें श्लेष कहां दिख रहा है बच्चा तुमको सबको? जो लोग श्लेष के लिए भटक रहे, तुमको श्लेष कहां दिख रहा है? श्लेष तो बिल्कुल नहीं। क्लियर है? हाँ, और आओ 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 आओ, कमल का पर्यायवाची देखो। कमल का से कमल, कमल कहते हैं जलजात को, कमल कहते हैं ताम रस को,
कमल कहते हैं कोकनद को, कमल कहते हैं पुंडरीक को, कमल माने इंदिवर, कमल है कुशेषय, ये सब कमल का पर्यायवाची लिख रहे हैं, तो याद कर लीजिए, सब कमल का पर्यायवाची है। कमल को कहते हैं शतदल, कमल को कहते हैं वो तो उसको कहते हैं ना, बस बहुत है, बहुत बहुत नहीं बच्चा, रोज 5 बजे चालू होती है, रोज 5 बजे चालू होती है, रोज 5 बजे। तो आप समझ में गए, कमल का इतना पर्यायवाची याद कर लीजिएगा, काम आवेगा। अरविंद, पंकज, पंकज, अंभोज, अंभोज माने भी कमल होता है, अंभोज माने कमल। ठीक, चल आइए, लौट चलो घर लाडलो। तो आपको समझ में आ गया, हृदय को कमल कहने से अलंकार कौन सा हो गया? रूपक हो गया। स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं कंप्यूटर जी। नेक्स्ट, 3 13 होना जबर सवाल है लोकोक्ति मुहावरे का। इस मुहावरे में आपको क्या लगता है? कौशिक मिश्रा, जो हम पढ़ा रहे हैं इसी का नाम कंसेप्ट वाली क्लास है, कोई अलग से कंसेप्ट वाली क्लास नहीं चलती है। हाँ आप कहिए कॉन्सेप्ट, मतलब हम ही से हमारा मर्जी पूछ रहे हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, तो ये आप पढ़िए। बाकी पुरानी वाली आप जाएंगे ऐसे वीडियो स्क्रॉल करते चले जाइए, ढेर सारा मिलेगा। आप वीडियो स्क्रॉल करते चले जाइए, लाइव में ढेर सारी पुरानी लाइव मिलती चली जाएंगी। राय साहब इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अभी जो हम प्रैक्टिस में आपको मजबूत कर रहे हैं, मजबूत होते रहिए। ये पक्की बात है कि 1.5 से 2 महीने का पूरा खेल होगा। सिपाही का जो कंप्लीट बैच है वो समझ में आ जाएगा आपको। अब सुनो, 3 और 13 होना, तो 3 13 होने का मतलब ये नहीं है कि उन्नति कर जाओगे, कि अर्थहीन हो जाओगे, गिनती करोगे। 3 13 भाग जाना। 9, आप सुनो, तुम कहोगे गुरुजी हम तो 9 2 11 पढ़े थे, तो सुनो 9 2 11 एक चीज है और 3 13 दूसरी चीज है। 9 2 11 का मतलब होता है कहीं से इस तरह भाग जाना कि गायब हो जाओ। 3 13 का भाव होता है तितर बितर करना। 3 13 का बेसिक मतलब होता है तितर बितर होना, तितर बितर होना। 10 लोग खड़े थे, अचानक पुलिस ने लाठी चार्ज कर दी, सब वहां 3 13 हो लिए, 9 2 11 हो गए, भाग गए और दौड़ के भागना। 3 13 होना माने तितर बितर हो जाना। तो एक ही शब्द है जो इससे मैच मारेगा, भाग जाना। बाकी कोई मैच मारेगा नहीं, बच्चा खूब खुश रहो। और कोई मैच मारेगा नहीं तो 3 13 होना, सी लगा दीजिए, भाग जाना। बाकी सब माया है, मोह है, मिथ्या है। सत्य क्या है? हाँ चलिए, कंसेप्ट। अंटार्कटिका पर चौथा अभियान दल पहुंचा ही था कि बड़े जोर का कि खाली जगह पे इन चारों में से क्या भरे कि शब्द, ये जो वाक्य है ये सुंदर लगने लगे। इस खाली जगह पर क्या भरे कि ये वाक्य सुंदर लगने लगे, वाक्य अच्छा लगने लगे, वाक्य अर्थवान हो जाए, सूटेबल हो जाए। हिमानी, हिमाद्री, हिमांशु, हिमिका। अच्छा, हिमिका तो यूं ही बनाया गया है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो ऐसे ही है। हिमांशु, हिमांशु क्या होगा? हिम माने ठंडी ठंडी, अंशु माने किरणें, तो शब्द बना हिमांशु। देखो बच्चा, जैसे हम प्रैक्टिस करवाते हैं तो प्रैक्टिस में एक सवाल के साथ कंसेप्ट पढ़ाते हैं। इसमें भी तो 370 सवाल आते हैं। हमको याद है मैंने कुछ कंसेप्ट की क्लास पढ़ाई, तो कंसेप्ट की क्लास में लाइव कमेंट चलते रहते हैं कि वो अभ्यास करवाइए, अभ्यास में तो इसलिए जो कंसेप्ट वाली क्लास है उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं टॉपिक वाइज। सव्यावी व्लॉग ध्यान से सुनिए, सबके लिए जो टॉपिक वाइज चाह रहे हैं। अगर मैंने कोई गंभीर चर्चा शुरू करी तो ये लाइव क्लास में पढ़ा पाना संभव नहीं। यूट्यूब पर मैंने अनुभव करके देख लिया है। एक हमने संधि की क्लास पढ़ा रखी है, उसको बमुश्किल 23-24 हजार लोग अब तक देख पाए हैं। तो आप समझिए कि हम वो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। व्हेन द रिकॉर्डेड विल बी कंप्लीटेड, हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, वो रिकॉर्डेड में मिलेगा।
लाइव क्लास जिसमें हम पढ़ा रहे हो, तो हमको यह न देखना पड़े कि सहव्या वी ब्लॉग का कोई कमेंट आया, कुलदीप वर्मा कोई कमेंट आया, कुलदीप सिंह का कोई कमेंट आया, ये न करना पड़े। इसलिए यहीं खड़े होकर के अतिरिक्त समय में इसको सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब रिकॉर्ड हो जाएगा तो एक एक क्रम से आपको मिलेगा, तो इसलिए। और ये जो करवा रहा हूं ये प्रैक्टिस करवा रहा हूं। इस प्रैक्टिस से बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, इस प्रैक्टिस से बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। एक बार बुद्धि शुद्धि का खेल है, समझ में आ जाएगा कि हिंदी कैसे चलती है। और ये आरओ के लिए भी आएगा, ये सिपाही के लिए भी करेंगे, ये जितनी परीक्षाएं हैं सबके लिए करना पड़ेगा। अब सोचिए मैं पैराग्राफ सॉल्व करवाना रहा हूं तो पैराग्राफ सॉल्विंग में लाइव नहीं चल पाएगा, लाइव चलाएंगे नरक हो जाएगा। हाँ, उसके डाउट हम सारे ले लेंगे, वो अलग बात है। तो इसलिए ये नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं है, नो एप्लीकेशन। तो आप समझिए, तो हिमांशु क्या हो गया, चंद्रमा हो गया। हिम माने ठंडी ठंडी, अंशु माने किरणें, तो हिमांशु चंद्रमा हो जाता है, ठंडी ठंडी किरण वाला चंद्रमा। हिमाद्री क्या होता है, हिमाद्री हिमालय पर्वत है। ऐसा कैसे गुरुजी, सुनिए, आद्री माने होता है पर्वत और हिम माने बर्फ। तो बर्फ का पर्वत एक है दुनिया में, हिमालय। हमारा कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं है, और अभी दूर दूर तक एप्लीकेशन की कोई संभावना भी नहीं है। ठीक, जो है हमारा यूट्यूब है। सुनिए, तो हिमांशु हिमांशु हो गया, हिमिका हिमाद्री हिमालय हो गया। हिमानी, हिमानी माने होता है बर्फीला, हिमानी माने होता है बर्फीला, बर्फीला। तो आप समझ जाइएगा कि जब आपसे कहा जाए इस तरह का, अब बताओ हिमालय का तूफान आएगा कि बर्फीला तूफान आएगा। अच्छा, जी ये 5 बजे चल रही है, 5 बजे। तो समझिए, हिमानी बर्फीला, हिमानी क्या है, बर्फीला है। हिमाद्री हिमालय है, हिमांशु। तो वाक्य को पढ़िए, जैसे ही चौथा विमान अंटार्कटिका पर पहुंचा तो वहां हिमालय तूफान थोड़े आएगा, बर्फीला तूफान आ जाएगा। याद रखिए, बात समझ में आ जाएगी। सवाल संख्या 5 पर पहुंचते हैं। बिंबौष्ठ का संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? बेहतरीन सवाल। हाँ, आप चाहते हैं कि मास्टर साहब ठीक पढ़ा रहे हैं तो लाइक कर दें, और अगर आपको लगता है कि ये पढ़ाई दूसरों तक पहुंचे तो बड़ी खुशी होगी कि आप अन्यों को शेयर करें, ताकि हमारा परिवार बढ़ता रहे। हमारी जो तमन्ना है ना हिंदी दूर दूर तक पहुंचाने की, वो पहुंचती रहे। देखिए, बिंबौष्ठ संधि अक्कय है में कौन सी? वृद्धि संधि। जब बिंब ओष्ठ जोड़ोगे तो बिंबौष्ठ बनेगा। आ के बाद ओ आवे तो औ हो जाता है, संधि वृद्धि है। ओष्ठ माने होठ होता है, बिंबौष्ठ, तो शब्द बनेगा आ ओ के मिलके औ, तो ये बिंबौष्ठ हो जाएगा। संधि कौन सी हुई? संधि कौन सी? वृद्धि संधि। याद कर लेना है, संधि कौन सी हुई? वृद्धि संधि हो गई। चल, बहुत बहुत खूब। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। भारत भारती के रचयिता कौन है? भारत भारती के रचयिता कौन? बहुत प्यारी किताब है भारत भारती, बहुत प्यारी किताब, और गजब मैटर लिखा हुआ है। ये लोक भारती प्रकाशन से छपी है किताब, इसका नाम है भारत भारती। और इस भारत भारती के लेखक हैं रचयिता हैं श्री मैथिली शरण गुप्त जी, 6 का ए। और इस पुस्तक में सब हरगीतिका छंद लिखे हैं। प्रत्येक भारतीय को यह किताब पढ़नी चाहिए, इतनी जबरदस्त किताब है। 1969 संवत विक्रमी, तो अगर 1969 में जाएं तो 50 कम करेंगे तो 19 और 7 और 1912, यह सन 1912 में लिखी थी किताब मैथिली शरण गुप्त जी ने। और देखिए, इसमें बड़े सुंदर सुंदर पद हैं और सब हरगीतिका में हैं, सारे के सारे हरगीतिका में हैं। देखिए, एक सुंदर सा कृषकों पर पद है। क्या पद है? कि पापी बनाकर रक्त का, सॉरी, पानी बनाकर रक्त का। जी, सोच बाई प्रियंका, हम जरूर आपसे संपर्क करेंगे यदि हमको कोई टेक्निकल हेल्प की जरूरत पड़ी। एक एक हरगीतिका सुन लीजिए। पानी बनाकर रक्त का कृषक करते हैं यहाँ। पानी बनाकर रक्त का
कृषि कृषक करते हैं यहाँ, फिर भी अभागे भूख से दिन रात मरते हैं यहाँ। सब बेचना पड़ता उन्हें निज अन्न, वह निरुपाय है, बस 4 पैसे से अधिक पड़ती न दैनिक आय। क्या गजब। और जब अन्य देशों के कृषक संपत्ति से भरपूर हैं, लाते कि जिनसे 8 रुपया रोज के मजदूर हैं, तब 4 पैसे रोज ही पाते यहां कृषक कहो, कैसे चले संसार उनका किस तरह निर्वाह हो। बीता नहीं बहुकाल उस औरंगजेबी को सब अभी, करके स्मरण जिसका कि हिंदू कांप उठते थे सभी। उस दुःसमय का चावलों का 8 मन का भाव है, पर 8 शेर नहीं रहा। मतलब वो दौर जब आतंक का दौर था, उस दौर में रुपए 8 मन का भाव चावल मिल जाता था, आज 8 शेर नहीं मिल रहा है। बहुत सुंदर ये पुस्तक है। इसको जब आप पढ़ेंगे तो प्राचीन काल से लेकर के साहित्य पर देखिए, आपने सुना होगा ये पंक्तियां जरूर कि केवल न कवि का क्या कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का कुछ मर्म होना चाहिए। ये जो पंक्तियां आपने कभी सुनी होंगी वो भी नहीं की है। मतलब मुझे लगता है कि ये किताब हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को और हर एक पाठ्यक्रम में शामिल होनी चाहिए पुस्तक। बहुत सुंदर पुस्तक, बहुत सुंदर। तो देखिए, भारत भारती के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं, और इसके अंतर्गत सब जो लिखा हुआ है वो हरिगीतिका छंद लिखा हुआ है, हरिगीतिका छंद लिखा हुआ है। अब 7 नंबर, इनमें से कौन सी प्राचीन पत्रिका अभी भी प्रकाश, प्राचीन माने पुरानी पत्रिका, इसीलिए हम बता रहे हैं कि जो टॉपिक वाइज मैटर लाएंगे वो रिकॉर्ड करके लाएंगे, क्योंकि जब टॉपिक वाइज मैटर हम पढ़ाने, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, अब डॉक्टर अजय कुमार ऑफिशियल, डीजे अजय कुमार ऑफिशियल आए तनिक देर बाद, अब इनके मन में आया ये पूछें कि चैप्टर वाइज कब पढ़ाओगे। इसकी चर्चा क्लास की शुरू में हो चुकी है। अभी ऋचा शुक्ला की इच्छा हुई कि लोकोक्ति क्लास कब चलाएंगे, तो ये सब सवाल जब थ्योरी पढ़ा रहे होंगे तो डिस्टर्ब करते हैं, तो इसलिए वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब एक बार रिकॉर्डेड पर्याप्त मात्रा में कंप्लीट हो जाएगी, आपको लॉन्च कर दिया जाएगा कि आप इसको पढ़िए, ठीक है। हाँ, तो वो ये लाइव नहीं पढ़ा पाएंगे हम, हमारे बस का नहीं है कि हम टॉपिक लाइव पढ़ावें। हम पढ़ा रहे हैं थ्योरी, इसमें चल रहे हैं जवाब सवाल। इनमें से कौन सी प्राचीन पत्रिका अभी प्रकाशित हो रही है? हंस प्रकाशित हो रही है, हंस, 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 ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अभी भी प्रकाशित हो रही है। कानून की अनभिज्ञता क्षम्य नहीं होती, इसलिए उसकी क्या अपोजिट पूछा जा रहा है। अपोजिट, बेहतर अपोजिट बताइए। अजय, हमने अभी चर्चा की, हम आपके लिए जरूर लॉन्च करेंगे। अभी आप हमारे साथ प्रैक्टिस जरूर करें, ये प्रैक्टिस का अभ्यास आपका बेहतर हो जाएगा तो बात बन जाएगी। हिंदी का अगर हम सहारा हैं तो हम आपकी अंत तक जिम्मेदारी लेते हैं। आपके पेपर के पहले तक हम पढ़ा के भेजेंगे, और हिंदी इतनी मजबूत करके भेजेंगे कि आप पेपर देने जाएंगे तो आपको मजा आएगा, मजा आएगा। तो इसलिए आपको दुविधा बिल्कुल नहीं रखनी है, रंच मात्र नहीं रखनी। देखिए, तो अनभिज्ञता का जो अपोजिट बनेगा वो सबसे बेहतर बनेगा अभिज्ञता। कानून से यदि आप अनभिज्ञ हैं, आप कानून नहीं जानते हैं, तो ये क्षम्य नहीं होता। इसके लिए उसकी अभिज्ञता यानी जानकारी। तो अनभिज्ञता का सबसे बेहतर अपोजिट क्या बनेगा? अभिज्ञ बनेगा। बहुज्ञता, विज्ञता, भिज्ञता, भिज्ञता तो कोई शब्द ही नहीं होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सुनिए, अनभिज्ञ मूल शब्द होता है, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? अभिज्ञ हो जाएगा, अभिज्ञ हो जाएगा। अनभिज्ञ का जोड़ा सदैव अभिज्ञ से लगाइएगा, इसके सिवा कुछ मत लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर सवाल। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, चुनिए। हाँ जी, भिज्ञता एग्जिस्ट नहीं करता है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। ये जो शाम 5 बजे की क्लास है, ये
सोमवार से शाम को 7 बजे शिफ्ट कर देंगे। शाम को 7 बजे कुछ व्यवस्था रहेगी तो इसका 7 से 8 अपना चला लेंगे, ये वाली सिपाही वाली, और रात 9:15 बजे। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चा, 7 टाइम 7 बजे हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये प्रयास है कि 7 बजे से शुरू करा जाए। इन मंडे से इसको मंडे इवनिंग टाइम 7 बजे कर देंगे। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। उत्तर आ गया है। ओहो, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराए चल दिए, पुनरुज्जीवन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। द बेस्ट इज पुनः। अच्छा, उत जीवन 3 शब्द हैं। आओ बुद्धिम धर लो। अच्छा, 7 बजे से होता है, हम देख लेंगे, हम दोनों का क्लैश ना करे, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो देखिए, पुनः उत जीवन, तो यह शब्द क्या बनेगा? पुनः, विसर्ग का बनेगा रा, पुनरु, और क्या लगा देंगे? उत। अच्छा, विसर्ग छोटा उ और आधा था जा के संगत में, आधा जा, और यह बनेगा जीवन। तो पुनरुज्जीवन माने दोबारा जीवन का उठ खड़ा होना। जी, शुरू कराएंगे, उसका स्लॉट मॉर्निंग टाइम में रखा करेंगे, एकदम अर्ली मॉर्निंग में शेड्यूल करेंगे। तो पुनः उत जीवन, दोबारा से उठ खड़ा होना, पुनरुज्जीवन, तो इसी को पुनः उत जीवन या पुनरुज्जीवन कहा जाता है। तो याद रखेंगे। आइए 9 के बाद बढ़ते हैं सवाल संख्या 10 पर। यदि आप विद्वेषपूर्ण अफवाहें फैलाते हैं तो आपके साथी भी यही करने लगेंगे। इनमें से जो उचित है वो चुनिए। वो हम दोनों डिस्कस कर लेंगे कि हमारी उनकी क्लास कम से कम क्लैश ना करे। नहीं, वो रीजनिंग बात है। रीजनिंग आप डीसी मिश्रा सर से पढ़ सकते हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। यदि आप विद्वेषपूर्ण अफवाहें फैलाते हैं तो आपके साथी भी यही करने लगेंगे। विद्वेषपूर्ण, ये सही है। दोस्त हमारे इस दुनिया में बहुत हैं, लेकिन वो रीजनिंग बढ़िया पढ़ाते हैं, इसीलिए उनका नाम हम बता रहे हैं। वो रीजनिंग ना पढ़ाते होते, हाँ, तो उनकी चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं थी। दुनिया में दोस्त हमारे बहुत, हाँ, तो उनकी गिनती कहाँ तक करोगे बच्चा? चलो, तो यदि आप विद्वेषपूर्ण अफवाहें फैलाते हैं तो आपके साथी भी यही करने लगेंगे। ये जो विद्वेषपूर्ण लिखा है गलत लिखा है। सही शब्द होता है द्वेष। द्वेष, द्वेष माने जलन, ईर्ष्या की भावना। द्वेषपूर्ण माने जलन से भरा हुआ। विद्वेष, मजेक बात यह है कि जो द्वेष है वही विद्वेष है, जो द्वेष है वही विद्वेष है। दोनों समानार्थी हैं, इनको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। क्या बात समझ गए? अगला सवाल 11 नंबर। बहुत जबर प्रश्न है, आप सोचिए, और अगर कोई गलती है तो ABCD में लगाइए, और अगर ना है तो चलिए। अरे गोविंद कुमार जी, हम रोज बता रहे हैं कि एक चैनल टीचिंग को समर्पित, टीचिंग के लिए, क्योंकि टीचिंग में पेडागॉजी और बहुत सारी दुनिया की बातें आती हैं। हिंदी का लिटरेचर बहुत गंभीरता से आता है, तो इसलिए टीचिंग को समर्पित एक चैनल स्टार्ट कर दिया है। बस इसीलिए कि विषय में क्लैश ना हो। वो विद्यातरु है, नहीं हाँ, तो वो विद्यातरु टीचिंग के लिए स्पेशली है। हमारा एक पुराना चैनल है, उसको हमने रीएक्टिव कर दिया है। आपको बीएड एंट्रेंस, सीटेट, टेट और अध्यापन से जुड़े समस्त बैचेस और जानकारी विद्यातरु पर मिलेगी, ताकि ये दिन भर एक ही चैनल लाइव न रहे, अलग अलग जगहों पर और स्पेशलाइजेशन दिया जा सके। इस वजह से मैंने ये किया है। अगला सवाल, अरे हट जाओ, दिख नहीं रहा। ऐसे नहीं, हट जाइए कहा करो यार। ऐसा लग रहा है कि जैसे हटो मास्टर साहब, हटो हटो, हम पढ़ ले। ऐसी फीलिंग आ रही है। विद्या समाप्त करके मैं व्यापार करूंगा, यह कहकर छात्र ने सिर नीचा कर लिया। तो सुनो, विद्या समाप्त करके, विद्या समाप्त करके, विद्या जीवन भर पाने की चीज है, समाप्त नहीं होती। विद्या नहीं, शिक्षा समाप्त करके।
शिक्षा समाप्त करके मैं व्यापार करूंगा, यह कहकर छात्र ने सिर नीचा कर लिया और विनम्र भाव से खड़ा रहा। कोई डाउट है जी? नहीं बच्चा, वो बड़ा ऊ ही लगेगा, सही लिखा है करूंगा, करूंगा। ठीक ठीक, आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। टेढ़ी खीर इस मुहावरे का क्या मतलब है? टेढ़ी खीर इस मुहावरे का क्या अर्थ है? टेढ़ी खीर बच्चा, टेढ़ी खीर, खीर टेढ़ी हो जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी। इसके लिए सबसे उचित शब्द है दुष्कर। दुह माने कठिन, कर माने करना, जिसको करना कठिन है उसी को बोलते हैं दुष्कर कार्य। जिसको करना कठिन है उसी को बोलते हैं दुष्कर कार्य। आइए आगे बढ़ते हैं। और दुर्लभ माने जिसको पाना कठिन, सुलभ माने जिसको पाना आसान, असंभव माने जो हो ही ना सके। तो बेहतर क्या होगा? दुष्कर कार्य लगा दीजिए। आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या 13 जबर सवाल है, बुद्धि लगाइए और उचित उत्तर दीजिए। यहां से आपको हिंदी के और नए शब्द जोड़ करके देता हूं। खाया हुआ बच्चा, बहुत बेहतरीन सवाल। इसका उत्तर भोग नहीं होगा, इसका उत्तर असीत नहीं होगा, इसका उत्तर असीति नहीं होगा, इसका उत्तर होगा आसित। गुरुजी ये क्या होता है? सुनो, आसन माने होता है भोजन। कंप्यूटर एक थे पन्ना लावा, जिनको सबको आसन का खानदान बताते हैं। ये रहा नया पन्ना। सुनो, आसन माने भोजन, आसन माने भोजन। गोला बनाओ, इस आसन को लेना और पर्यायवाची बनाना। अगर मैं जोड़ दूं हुत धन आसन, हुत माने आहुतियां, आहुतियों का भोजन कौन करता है? आहुतियों का भोजन है हुतासन का। हुतासन किसको बोलेंगे? आग को बोलेंगे। आप कहते हो ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः, ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः। तो तात्पर्य क्या हुआ? तो ये जब डाला गया तो वो अग्नि का भोजन है। तो आहुति को भोजन के रूप में ग्रहण करने वाली क्या? आग। और सुनो, अगर हम कह दें पवन आसन, तो आसन का ना हटा के शब्द बनाते पवनास। पवनास माने हुआ, पवनास माने हुआ पवन का भोजन करने वाला, हवा का भोजन करने वाला। हवा का भोजन कौन करता है? हवा का भोजन सांप करता है। तो हवा वो जबान लपलपा के बाहर निकालता है, भीतर करता है। तो पवनास माने होता है सांप, पवनास माने होता है सांप। तो आसन शब्द देखिएगा तो जोड़ लीजिएगा। इसी आसन में एक शब्द बनाता हूं। अगर हम अन माने नहीं किसमें जोड़े? आसन में। तो अन आसन से शब्द क्या तैयार होगा? अनशन। अनशन माने होता है भोजन न करना, भोजन न करना। तो गुरुजी वो जो आमरण अनशन किया जाता है वो क्या है? वो यही है आमरण अनशन। माने आमरण माने जब तक मर न जाएंगे तब तक, अन असन तब तक भोजन नहीं करेंगे। तो आमरण अनशन का मतलब हुआ जब तक मर न जाएंगे तब तक भोजन ना करेंगे। ये हुआ अनशन का मतलब। तो अनशन, पवनास और हुतासन। एक निवेदन, आपस में बदकही न करें, एक दूसरे को संबोधित ना करें, वरना यूट्यूब चलाते समय एक ऑप्शन होता है परमानेंट ब्लॉक का, वो हम कर देंगे। हम पढ़ाएं तो आपको, हमको ये लगे कि आप हम पर ध्यान दे रहे हैं। आपस में बदकही करने नहीं आए, इस बात का ध्यान रखें। कोई चर्चा आपस में एक दूसरे को संबोधित करके न करें। आइए आगे देखें। हमारे लिए पढ़ाई और उसकी गरिमा और गंभीरता ज्यादा जरूरी है, बाकी कुछ जरूरी नहीं है। देखिएगा, तो आसन माने भोजन, पवनास हो गया, हुतासन हो गया, अनशन हो गया। तो जब आसन शब्द आवेगा तो इतना शब्द जोड़ लीजिएगा आपस में। खाया हुआ, तो आप आसन, आसन हो गया अगर भोजन, अगर आसन हो गया भोजन, तो आसित माने क्या हो जाएगा? खाया हुआ।
ठीक, अब जरा राय साहब आप भी अब कोई अतिरिक्त कमेंट न करिए, बात खत्म। अब सुनिए, अस्तित्व माने होता है खाया हुआ, जैसे कथन माने कहना, कथित माने कहा हुआ, जैसे पठन माने पढ़ना, पठित माने पढ़ा हुआ, पठन माने पढ़ना, पठित माने पढ़ा हुआ। तो इत लगने से हुआ का भाव आता है। तो आसन माने भोजन, तो असित माने भोजन किया हुआ अर्थात खाया हुआ। तो अब आगे से ये शब्द याद रखिएगा, खाया हुआ है तो असित लगा देना। इनमें से तत्सम शब्द का चयन करो। बच्चा, हुत आत्मा, जिसने अपनी आत्मा की आहुति डाल दी अर्थात बलिदानी आदमी। शब्द से शब्द बनाओ, हुत आत्मा, हुत माने आहुति, आत्मा की डाल दी तो हुतात्मा हो गया, माने बलिदानी। बच्चा, अशीति 80 को बोलते हैं, अशीति 80 को बोलते हैं, हिंदी गणित में से संख्या होती है अशीति 80। देखो, इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो कुंवारा तत्सम नहीं है, ये कुमार का तद्भव है, कुमार का तद्भव है कुंवारा। और फूल तद्भव है, इसका तत्सम होता है फुल्ल, फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम सुभासिनीम सुमधुर भासिनीम, फुल्ल माने फूल होता है। और पाहन का तत्सम है पाषाण। बचा उत्तर क्या? बी, यही तत्सम है, संस्कृत यही है, बाकी कोई और संस्कृत नहीं है। तत् माने उसके सम माने समान, जो शब्द संस्कृत के समान है, तत् माने उसके सम माने समान, जो शब्द संस्कृत के समान है उसी को तत्सम शब्द कहते हैं। तो तत्सम शब्द माने हो जाएगा का कुमार, माने संस्कृत जैसा शब्द। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 15 नंबर, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। हवा, पोथी, काव्य, शिक्षा। सब सवाल मिलेंगे, सब सवाल मिलेंगे। हिंदी एक है, जो इस समय यहाँ बैठे हैं सिपाही के नाम पर पढ़ रहे हैं, यही दरोगा में मिलेगा, यही जेपीएससी में मिलेगा, यही एमपीपीएससी में मिलेगा, यही आरपीएससी में मिलेगा। पेपर सब एक ही बनेगा, हिंदी थोड़े बदल जाएगी। ये थोड़े ना होता है कि सिपाही की हिंदी अलग है और दरोगा की हिंदी अलग, हिंदिया वही है। बस रस अगर पढ़ाएंगे तो एक ही जैसा रस होगा ना। बस एग्जाम्पल थोड़े है लेंदी पूछ सकते हैं, थोड़े शॉर्ट पूछ सकते हैं, यही फर्क आ जाता है और कुछ नहीं। हाँ, लिटरेचर अलग हो जाता है, लिटरेचर एकदम अलग हो जाता है, वो अलग चीज है। इनमें से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तो हवा, पोथी, काव्य, शिक्षा। हवा उड़ती है, हवा चलती है, पोथी पढ़ी जाती है, शिक्षा दी जाती है, काव्य पढ़ा जाता है। तो जो काव्य है वह संस्कृत वो पुल्ल तत्सम है। काव्य आप किसी लड़के का नाम रख सकते हैं, काव्य आप किसी लड़के का नाम रख सकते हैं जी, लेकिन कोई रखता नहीं है। बहरहाल कविता स्त्री का नाम होता है। काव्या, लोग काव्य के चक्कर में काव्या लिख देते हैं, लेकिन वास्तविकता में काव्या शब्द प्रचलित नहीं है। कविता और काव्य ये दो शब्द प्रचलित है, ये शब्द प्रचलित शब्द है। तो देखेंगे काव्य पुल्लिंग है, बाकी कोई काव्य और पुल्लिंग नहीं है। किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? यह जबर है। बस यही चाहिए था, हिंदी से डरना नहीं है, हिंदी से बिल्कुल डरना नहीं। हाँ, नाम रख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, प्रचलित नाम है तो रख सकते हैं। वह पढ़ रहा था नितांत भूत, उसने पढ़ाई की थी नितांत भूत। वह पढ़ चुका है राम ने रोटी खाई, दुविधा है क्या माने क्या न माने। तो सुनो, राम ने रोटी खाई है, यह पूर्ण वर्तमान होने के साथ साथ आसन्न भूत भी है, और यह 100% पूर्ण वर्तमान है। इसके आसन्न भूत होने की कोई संभावना नहीं है। चुका है वाली लैंग्वेज को प्रेजेंट परफेक्ट कहा जाता है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ये खाई है के लिए एक ऑप्शन आसन्न भूत भी आता है परीक्षा में। जब काल पढ़िए, जब काल पढ़िए तब आपको मिलेगा। ठीक, चले। एक दिन तो बताया था भैया अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। अगला देखें, उस संदर्भ के साथ चर्चा हो। अधमरा में कौन सा समास है? बच्चा, बिंब औष्ठ माने होठों का बिंब, बिंब माने चित्र जैसा कुछ, या बिंब माने होठों के लिए कोई इमेज। जैसे कवि लोग रचना रचते हैं तो किसी चीज का बिंब चुनते हैं, तो होंठ को फूल कह देना, होंठ को कुछ और कह देना, उस आधार पर।
जी अंकुर यादव जी, पहले पढ़ लें, क्लास कर लें, फिर क्लास के इतर सब्जेक्ट पूछ लीजिएगा तो बता देंगे। अधमरा में समास। ओहो, लगा रहे अव्ययी भाव, लगा दो अव्ययी भाव सब। अव्ययी भाव इसमें नहीं है, इसमें है कर्मधारय समास। पूछो काहे, तो सुनो, जब विशेषण विशेष से जुड़ते हैं, अगर कोई उपसर्ग विशेषण या विशेष्य का काम करे, अगर कोई उपसर्ग विशेषण का काम करे, तो उसको गलती से अव्ययी भाव में न ले जाना, न ले जाना। पूछो काहे, काहे न ले जाना? इसलिए क्योंकि आधा शब्द जो है वो एडजेक्टिव है, आधा एडजेक्टिव है। आध पका, आध मरा, आध जला, आध खाया, आध पिया, इस सब में आध शब्द एडजेक्टिव है। और अगर विशेषण अध है और संज्ञा मरा है तो जोड़ोगे तो कर्मधारय ही बनेगा। का बात समझ में आ गई? आ गई गुरुजी। ऐसे अगर हम कहें सदाचार, कौन सा समास बनेगा? तो सदाचार दो शब्द हैं, सत माने अच्छा, आचार माने कर्म, अच्छा कर्म, कर्मधारय समास बनेगा। जैसे ही तुम किसी शब्द में विशेषण और विशेष्य को जोड़ करके कोई तैयारी बनाते हो तो उसको सिर्फ और सिर्फ कर्मधारय मानना, इसके सिवा कुछ मानने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? हाउ इट विल बी कर्मधारय। हाँ, अगर ये कुछ और लिखा होता, अनखाया लिखा होता, अनपचा लिखा होता, तो लगा लेते हैं वही भाव। ठीक, यहां तक बात समझ गए? चल, इनको 16 नंबर में क्या दिक्कत है बच्चा? 16 नंबर में क्या दिक्कत है? रेणु कुमारी काल कभी पढ़ा है? कभी हिंदी में टेंस पढ़े हो? तो जाके एक बार पढ़ लेना तो पता चल जाएगा कि ये पूर्ण वर्तमान है। वो जो तुम अंग्रेजी से है पढ़ रहे हो वो नहीं चलता हिंदी में। यही उत्तर है, ये पूर्ण वर्तमान है, ये आसन्न भूत है, आसन्न भूत। तो ये तीनों भूत, भूत 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 भूत, सब भूत है भूत, खाली यही है पूर्ण वर्तमान। कोई दुविधा? हाँ, तो कौन भूतकाल में नहीं है वही तो बता रहे हैं। कौन भूतकाल नहीं है यही तो बता रहे हैं। ये भूत, ये भूत, ये भूत, ये भूत नहीं है। अभी कोई दुविधा रह गई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार काल पढ़िए, अच्छे अच्छो खोपड़ी काल हिला देगा। हाँ जी, अध लगा के कोई शब्द बनाएंगे तो कर्मधारय मानिएगा, क्योंकि विशेषण हो जाएगा। अगला सवाल देखो, कनपटा और पुष्पटा बहुब्रीहि में जाएगा, क्योंकि वहां कनपटा में कोई एडजेक्टिव थोड़े ना है बच्चा, पुष्कटा में कोई एडजेक्टिव थोड़े ना है। समझ गए? चल, अलंकार, अलंकार। कहूं बाग तड़ाग तरंगिन तीर तमाल की छाह बिलो की भली। मैं कौन सा अलंकार है गुरुजी? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। क्या है? चाचा चाचा चा, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल नभ में। चाचा चा क्या है? अनुप्रास है। ता 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 अनुप्रास है। कहीं कोई भटकन नहीं होनी चाहिए। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना इनमें से कौन सी है? क्योंकि रचना रचयिता भी पूछा जाता है। रचना रचयिता भी अगर शेयर न करे हो और दो चार जनों जानते हो जो पढ़ने लिखने वाले हो तो उनको भी शेयर कर दे। एक शब्द का, एक, हाँ, एक शब्द का नहीं, एक वर्ण का, एक वर्ण का, वर्ण का।
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना तो दुनिया जानती है, वैदेही वनवास उन्होंने लिखा है, कुछ भटकना नहीं। ऐसी पंक्तियां, ऐसी रचनाएं आपको जवानी याद रहनी चाहिए। ये एक छंद लिखा हुआ है, इसमें कौन सा छंद है जरा समझाइए हमको, समझाइए कि कौन सा है छंद इसमें। देखिए कि कौन सा है छंद इसमें। फ्लो में नहीं आ रहा है, गाना बनने की कोशिश हो रही थी। हाँ, आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए। बहुत बढ़िया, सुनो। हरि गीतिका, हरि गीतिका, हरि गीतिका, हरि गीतिका। गिनना नहीं होता है, एक तरीका सिखाया है। हरि गीतिका शब्द में अगर हरि गीतिका को 4 बार रिपीट कर दो तो हरि गीतिका छंद बन जाता है। एक बार हमारे साथ साथ ये धुन गा लो, हरि गीतिका को 4 बार बोलो, कहो। हरि गीतिका, हरि गीतिका, हरि गीतिका, हरि गीतिका। कहती हुई ओ उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। हरि गीतिका में 7 मात्रा है, 1 2 2 4 5 2 7, और अगर इसको 4 बार पढ़ लिया जाए तो मात्रा 28 हो जाती है। 28 मात्रा का सम्मात्रिक छंद हरि गीतिका छंद होता है। गीतिका हो चाहे हरि गीतिका, इसकी धुन एक जैसी होती है, और वो धुन हमने आपको रटवाई है। कहाँ से? बचपन में एक प्रार्थना आपने सुनी थी, हे प्रभु आनंद दाता भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ दे में छल कपट को मानसिक बल दीजिए। अगर इस धुन में दुनिया की कोई लाइन सेट हो जाए तो उसको हरि गीतिका कहना। कहो। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। एक हरि गीतिका सुनो भारत भारती से। पानी बना कर रक्त का कृषि कृषक करते हैं यहाँ, फिर भी अभागे भूख से दिन रात मरते हैं यहाँ। सब बेचना पड़ता उन्हें निज अन्न, वह निरुपाय है, बस 4 पैसे से अधिक पड़ती न दैनिक आय है। हे प्रभु आनंद दाता भाव उज्ज्वल कीजिए। आगे से जीवन में कभी भी ऐसे 4 लाइन 2 लाइन लिखी हो और तुमको लगे कि लाइन थोड़ी लंबी है तो ये वाली धुन उसमें सेट करो। अगर सेट हो जाए तो वो झक मार के हरि गीतिका या गीतिका बनेगा, झक मार के बनेगा। हो ये नहीं सकता है कि वो अपने आप को कह दे कि हमारी गीतिका गीतिका से खारिज है। बात समझ में आ गई? श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कौन सा छंद है? हरि गीतिका है। एहि भाति गौरी शीस सुनसिय, मुदित मन मंदिर चली, तुलसी भवानी। क्या है? हरि गीतिका है। तो बच्चा अगर इस धुन में सेट हो जाए तो 7 चौक 28 मात्रा। और मजे की बात है, हरि गीतिका को 4 बार बोलो यही धुन बनेगी। हरि गीतिका, हरि गीतिका, हरि गीतिका, हरि गीतिका। बस यही है सारा खेल, बाकी सब तो माया है, मोह है, मिथ्या है। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो आप समझ गए हरि गीतिका छंद है। युग युग से दिए गए 4 ऑप्शन में से जो इस खाली जगह को फिल कर दे वो सबसे उचित अर्थ का चयन करिए। बच्चा सोमवार से
अच्छा पहले आज सेट कर लें, तब उसके बाद बात करेंगे टाइमिंग का। हरि गीतिका हरि गीतिका हरि गीतिका हरि गीतिका भैया लगन लगाए हो तो पार हो जाएगी। गीतिका के लिए सेम धुन है अंकुर। अगर ऑप्शन में गीतिका लिखा हो तो गीतिका लगा दो, हर गीतिका लिखा हो तो हर गीतिका लगा दो, और गुरु जी दोनों आ जाए तो मात्रा गिन लो। जिसमें 26 है वो गीतिका है, अगर 28 आवे तो हर गीतिका है। आखिरी स्टेप में मात्रा गिनेंगे, आखिरी स्टेप में मात्रा गिनेंगे। दिल जीतते नहीं है लक्की। हाँ, ये इधर देखे बाएं हिस्सा, इनमें मधुमक्खी का छत्ता है, तुमको उठा के धर लेते हैं, फिर जाओगे कहां? युग युग से क्या वर्जित माने मना किया हुआ, विहित माने कहे हुए, वंचित माने डिप्राइव्ड, संचित माने इकट्ठा किए हुए। युग युग से संचित ऋण संस्कारों को नष्ट करने में पर्याप्त समय लगता है। जो बेस्ट है वो है संचित, जो बेस्ट है वो है संचित। इस जगह फिल कर देंगे, आ जाएगा। 22 नंबर सवाल, अतिशय दुख के क्षणों में मनुष्य को धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। उपर्युक्त वाक्य के रेखांकित शब्द का अतिशय का अर्थ बताइए। अतिशय का अर्थ बताइए। समानार्थी तो अतिशय माने बहुत ज्यादा, अतिशय माने अत्यधिक, असहनीय। अतिशय, अतिशय दुख माने बहुत ज्यादा दुख। राम 22 का बी लगा के कैसे 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 हृदय मान जा रहा है 22 का बी। जरूर जंग जीत लेंगे। तो अतिशय माने बहुत ज्यादा, अत्यधिक, अत्यधिक। कोई डाउट जी? बिल्कुल नहीं। अगले सवाल पर 23 नंबर, मोहन की कविता मौलिक न होकर उपर्युक्त वाक्य के रेखांकित शब्द का विलोम चुनिए। ये आखिरी सवाल है आज का। आजकल 23 बनाने का मन करता है तो 23 बनाए हैं। हाँ, अत्यधिक सही होगा, हम अत्यधिक तो लगाए रहे। युग युग का संकल्प अटल था, मुझ में मेरा राम। मोहन की कविता मौलिक ना होकर, तो सुनो, मौलिक का जो बेस्ट अपोजिट होगा वो अनुदित होगा। गुरुजी ये का होता है? ई का होता है। तो सुनो, मौलिक रचना, जैसे हमने कोई कविता लिखी, हम पढ़ाते पढ़ाते कोई दोहा रच दे, तो वो हमारा मौलिक दोहा है। क्या माना जाएगा? कि ये हमारा मौलिक है। ठीक। अब अगर कोई उसी का, वो हिंदी वाले का अंग्रेजी में अनुवाद कर दे, हाँ, अंग्रेजी में अनुवाद कर दे, तो उसको क्या कहा जाएगा? अनुदित कहा जाएगा। काल्पनिक नहीं बच्चा, रचना के संदर्भ में मौलिक के लिए जो बेस्ट होता है वो अनुदित होता है। किसी अंग्रेजी कवि की किताब हम पढ़ें और उसको पढ़ने के बाद हम क्या करें? उसका हिंदी अनुवाद कर दें, तो वो क्या मेरी अब कविता मानी जाएगी? मेरी मौलिक कविता मानी जाएगी? नहीं, वो मेरी मौलिक कविता नहीं मानी जाएगी, उसको अनुदित कहा जाएगा। तो अनुदित माने अनुवाद किया हुआ, ट्रांसलेटेड। तो मौलिक का जो बेस्ट होगा वो अनुदित होगा। बच्चा शिवानी चौहान, तुम गड़बड़ हो ही नहीं सकता है कि मौलिक का हमने कभी, मौलिक इस संदर्भ में कभी मौलिक का काल्पनिक बताया। वो कंफ्यूजन में तुम्हारे है। अनुदित ही बताया है, सदा सर्वदा अनुदित बताया है। दांत चियार के झूठे वहां बता रहे हैं। चल, क्या ये बात समझ में आ गई? चल, तो बच्चा आज का एपिसोड करेंगे यहीं खत्म। रात 9:15 बजे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद। खूब आनंद करिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। और बच्चा जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक जानकारी कि हम टीचिंग के सारे एग्जाम के प्रति न्याय कर सकें, इसके लिए हमने एक नया चैनल विद्या तरु, नया क्या है, बहुत पुराना चैनल है जो ऐसे सन्नाटे में पड़ा था, उसको जगाया है।
विद्यातरु। इस पर आपको सारे टेट, सी टेट, यूपी टेट और एस टेट और बीपीएससी और क्या कहते हैं जेआरएफ नेट और टीजीटी और पीजीटी, दुनिया की सारी जानकारी आपको टीचिंग रिलेटेड विद्यातरु पर ही मिला करेगी, ताकि क्लैश न मारे। हाँ, वो हमारी क्लास चल रही हो तो उसमें कोई आरो वाला आके कहे गुरुजी ये क्या बता रहे हैं आप, जीन पियाजे चर्चा कहाँ से कर दे रहे हैं। तो जीन पियाजे चर्चा विद्यातरु पर करेंगे और यहाँ पढ़ाएंगे। वासुदेव नंदन और बौद्धिक प्रकाशन 2 ही किताब पढ़िए और कुछ ना पढ़िए। अंकुर यादव, दीर्घ माने होता है बड़ा, दीर्घ माने होता है बड़ा, तो अनुदैर्ध्य, तो दीर्घ को दैर्घ्य से बड़ा, तो आप समझिए कि दीर्घ माने बड़ा या लंबा। तो जब तुम कहते हो अनुदैर्ध्य, तो अनुदैर्ध्य माने जिसकी लंबाई ज्यादा हो, और तो अनुदैर्ध्य माने जो लंबवत हो, अनुदैर्ध्य माने जो लंबान के सीधान में चले अर्थात लंबवत हो। और अनुप्रस्थ क्या हो जाएगा, जो चौड़ाई के संदर्भ में चले उसको अनुप्रस्थ बोल देते हैं। तो अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ का यह मतलब होता है। प्रस्थ माने जो उसकी स्थिति है, प्रस्थिति के अनुसार चले तो अनुप्रस्थ माने उसकी जो क्या कहते हैं हॉरिजेंटल काट है। प्रस्थिति से अनुदैर्ध्य लंबान दीर्घता लंबाई के संदर्भ में चले तो अनुदैर्ध्य हो जाएगा। ठीक है, चल बहुत बहुत धन्यवाद। आज के एपिसोड को करेंगे यहीं खत्म, मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में हम। तब तक के लिए जय हिंद, सदा सर्वदा आनंदित रहिए, मस्त रहिए। रात 9:15 बजे, हाँ बच्चा, यूट्यूब पर ही ये चैनल है विद्यातरु, सर्च करिए विद्यातरु, यूट्यूब पर ही यह चैनल है विद्यातरु। एकदम 1600-1700 लोग जुड़े होंगे। टेट सीटेट वालों के लिए वहीं पढ़ाएंगे, हमारे लिए मान्य नरकता नहीं, बहुत भौकाली चैनल पर पढ़ाएं। हमारा मन पढ़ाने का है, हम पढ़ाएंगे, बाकी ढूंढते ढूंढते सब पढ़ के आ जाए तो नहीं। सब नहीं बच्चा, ओनली टीचिंग, ओनली टीचिंग माने टेट, सीटेट, सुपर टेट उसकी बात करेंगे। जो क्या कहते हैं अध्यापकीय परीक्षाएं हैं, सिर्फ उनकी चर्चा वहां चलेगी। यहां जैसे चल रहा है आल हिंदी चलेगा, आल हिंदी यहां चलेगा, अध्यापकीय चर्चा वहां चलेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो। इसी शुभकामना के साथ रात 9:15 बजे भेंट होगी। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा।